तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आज आपका उत्तराखंड का पेपर 2 की क्लास 7th। कल हमने कृषि वाला सेगमेंट शुरू किया था आपका। कल हमने उसका सामान्य एक परिचय देखा था, उसका वर्गीकरण संबंधित चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, इसके साथ ही अपने उत्तराखंड में कृषि का प्रकार, उसके जो प्रकार हैं, कितनी टाइप की भूमि वगैरह है, और जो भूमि बंदोबस्त हमने जो बेसिकली हुए थे उस टाइम पे, कि राजतंत्रात्मक हो गए, गोरखा टाइम के हो गए। इसके अलावा हमने जो आपका और जो भी देखा था ब्रिटिशों के टाइम पे देखा, और आपका जो हमने क्या क्या स्वतंत्रता के पश्चात वाला देखा, और फिर हमने क्या देखा आपका जो मतलब किस तरीके से आपका जो नव गठन आपका राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद चीज़ें किस तरीके से आपको देखने को मिलती है भू बंदोबस्त को लेके। फिर मैंने ये 3 टॉपिक आपके और भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, इनको हम आज अब देख लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपकी जो उत्तराखंड की कृषि नीति जो 18 की है उसको थोड़ा समझेंगे, उससे किस तरीके से आपके सवाल बन सकते हैं। जैविक राज्य थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। ठीक है, उसके तहत आपका जो उत्तराखंड का जैविक अधिनियम है आपका 2019 का, इस वजह से आपका जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में एरोमेटिक फार्मिंग की हम बात भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, इसको भी जो रेखीय कृषि हम बोलते हैं औद्यानिकी वाला, तो सब हम इसको मिला के हम जो देखते हैं, इसको हम 3 टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए सीधा हम शुरू करते हैं आपका। ठीक है, हम्म, तो थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा सा ये हल्का सा ब्लरिश आपके नोट्स बने हैं ये, बट इससे काम होकर चल जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब आप जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की कृषि नीति 2018 की, ठीक है, कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये समझो आप, अगर सवाल आपका आए कृषि को लेके कि उत्तराखंड में कृषि किसानों की स्थिति क्या है, राज्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं किसानों के बेहतर स्थिति को ले, या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या मतलब कुल मिला के किसानों से संबंधित अगर सवाल आपका बनता है मुख्य परीक्षा में, तो आपको अगर प्रयास की बात करता है तब आपको वही चीज़ें अपनानी है कि किसानों के लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए गए उत्तराखंड के संबंध में। संस्थागत प्रयास क्या किए गए आपके, योजनागत प्रयास क्या किए गए, नीतिगत प्रयास क्या किए गए, अन्य प्रयास क्या किए गए हैं। फिर आप नीतिगत प्रयास में आप इसका उल्लेख करोगे, उत्तराखंड की कृषि नीति 2018 का उल्लेख भी आप उसमें करोगे। ठीक है, तो उसके तहत हम ये नीति हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान किए गए भाई, इसमें ये बोला गया कि 2022 तक क्या होगा, 2022 तक राज्य के जो किसान हैं आपके, उनकी आय दोगुना करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। हालांकि हुआ नहीं है, आपको पता है कि मैदानी आपके मतलब धरातल पर क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, सतत कृषि आपका जो हो गया, पोषणीय जो आपका जो कृषि हो गया, उसको आपको प्रोत्साहन देना है, इस बात को आपको याद रखना है, ताकि राज्य में जो कृषि उत्पादकता है ना उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसको बढ़ाया जाए, और उसके बढ़ाकर आपका जो है रोजगार हो गया, जो खाद्यान्न आवश्यकताएं हैं राज्य की, उसमें आपको आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। ठीक है, 2022 तक आपको आय दुगनी करनी है, सतत कृषि को अपनाना है, पोषणीय कृषि को प्रोत्साहन देना है, जिससे कि आपका अंततः आपका जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और जो खाद्यान्न आवश्यकताएं आपकी, उसमें आत्मनिर्भरता आपकी पूर्ति की जा सके, पूरी की जा सके। ठीक है, राज्य की जो परंपरागत फसलें वगैरह हैं, जो फल वगैरह हैं, जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं, इनके उत्पादन को प्रोत्साहन देना है, और इनको किससे जोड़ना है, आपका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है आपकी, उससे डायरेक्टली इन उद्योगों सॉरी इन उत्पादनों को आपको उसमें जोड़ना है, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल सके, रोजगार के चांसेस आपको ज़्यादा मिल सके, और आत्मनिर्भरता हमारी बनी रहे। ठीक है, चौथा, राज्य में जो बागवानी है आपका, जो औद्यानिकी है आपका, औद्यागिनी है गलत लिख दिया मैंने, औद्यागिनी है आपका, जो उसमें देखिए कृषि भी से हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको प्रोत्साहन देना है, और इससे क्या होगा, इससे आपका जो पारिस्थितिकी पर्यटन है आपका उत्तराखंड का, उसमें आपको इस जो हॉर्टिकल्चर वाला जो आपका रेखीय कृषि है, इसको आपको वहाँ पे इसको जोड़ना है। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राज्य की जो अधिकाधिक जो फसल है उनको बीमा कवरेज दिया जाएगा, अधिक से अधिक फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाएगा। पांचवा पॉइंट इसका ये है। छठवां आपका जो है यथाशीघ्र जो आपका है, राज्य जो आपका क्या करेगा, चकबंदी कानून लाएगा। ठीक है, साथ ही साथ लोगों को स्वैच्छिक चकबंदी के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सातवां, कृषि के विकास के लिए आपको समुचित सिंचाई आपकी उसकी व्यवस्था करना है सरकार के द्वारा, उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगा, केंद्र सरकार के और जो अंतर्राष्ट्रीय आपके संगठन हैं उनके कार्यक्रमों के साथ मिलकर क्या करेगा, क्लस्टर आधारित जो अप्रोच आपकी है उसे अपनाने की कोशिश आप कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, उनमें सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अगला, राज्य में बंजर और जो भूमि पड़ती पड़ गई है उसको भूमि सुधार कार्यक्रम आपके जो हो गए, और राज्य द्वारा जो संचालित आपके अन्य अनेक कृषि कार्यक्रम हो गए, उनके माध्यम से क्या करेगा, कृषि के अनुरूप उन क्षेत्रों को, उन भूमियों को आपको तैयार किया जाएगा।
मृदा संरक्षण हो गया आपका, नमी संरक्षण आपका हो गया, जल संरक्षण आपका हो गया, टपक सिंचाई आपकी हो गई, ड्रिप इरिगेशन आपका हो गया। इन सब का आपको क्या करना है, निरंतर आपका प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। और इस दिशा में आपका जो निरंतर प्रौद्योगिकी हो गई, जो नवाचार आपके हो गए, रिसर्च एंड जो R&D आपका हो गया, उसको समावेशित भी इसके तहत आपका किया जाएगा। ठीक है, राज्य में जो जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको प्रोत्साहन देने हेतु जो जैविक कीटनाशक हो गए, आपके जो जैविक खाद्य हो गए, उनका व्यावहारिक उपयोग है, प्रयोग है, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और जो जैव प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है उसे अपनाई जाएगी। ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको जानते रहना। अंत में जो कृषि के आधुनिकीकरण है, जो आपका मैकेनाइजेशन है, आपका जो यंत्रीकरण है आपका, उसके लिए आपको प्रेरणा और जो प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से क्या है कि राज्य के जो पर्वतीय और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें आपको जो आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सब्सिडी योजना वो भी लागू की जाएगी। अब ये योजना क्या है, इसमें क्या है, आपका जो आधुनिक आपके कृषि यंत्र आप जो खरीदोगे, किसान को खरीदेगा तो उसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी, उससे संबंधित आपकी योजना है। तो ये आपके 10 से 11 प्रमुख आपके फैक्टर हैं आपके, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपको उत्तराखंड की कृषि नीति आपकी जो 18 की है, तो उसमें इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। ये प्रमुखता जो बातें, इनमें आपको उन बातों का उल्लेख किया गया है जो आपके कृषि के विकास के लिए, उसमें आपका जो आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपके सवाल आता है, आपका जो कृषि नीति 18 के बारे में सवाल आता है, तो उसमें आपको इन बिंदुओं का उल्लेख करना है। और इन्हीं बिंदुओं को आपको क्या है कि अगर कृषि के पर्सपेक्टिव से सवाल बनता है, उत्तराखंड के किसानों के पर्सपेक्टिव से सवाल बनता है, तो इन्हें आपको वहाँ जोड़ना है। ठीक है, अब आपका हो गया उत्तराखंड में एरोमेटिक फार्मिंग, हम देखते हैं। ठीक है, जैविक कृषि अधिनियम शायद मैंने आगे नोट कर रखा होगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं आपका जो एरोमेटिक फार्मिंग आपका क्या है। ठीक है, तो एरोमेटिक फार्मिंग की जब बात आती है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो रिकॉर्डर है ये थोड़ा सा प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा फुल हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा आपको देखने को लगता हो कि हैंग भी होता रहता है। ठीक है, हाँ, तो अगला आपको जो उत्तराखंड में एरोमेटिक फार्मिंग है, स्पेशल आपका अलग से एक सवाल बन सकता है एरोमेटिक फार्मिंग को लेके, क्योंकि राज्य सरकार क्या कर रहा है कि वर्तमान में आप देखोगे तो एरोमेटिक जो फार्मिंग है उत्तराखंड में, उसमें काफ़ी जोर जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कुछ समय से। तो आपको एरोमेटिक फार्मिंग को जानते रहना है। ठीक है, अब जब सिंपल से आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक फार्मिंग क्या है, तो आपको सिर्फ एक वाक्य याद होना चाहिए कि एरोमेटिक जो फार्मिंग है वो आपके जो खुशबूदार आपके जो पौधे होते हैं उनकी खेती से संबंधित है। इतना याद रखना है, ताकि इनका उत्पादन किया जा सके। जो आपके सुगंधित आपका हो गया, खुशबू वाला आपका क्या होगा, उससे तेल का निर्माण किया जा सके, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो गया, आपका जो फ्रेगनेंस वाले हो गया, आपका जो परफ्यूम वगैरह हो गया, उन सब में आपका इनका उपयोग, इनका जो निर्माण में सामग्री के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो जब बात आएगी एरोमेटिक फार्मिंग की, उसका सीधा सा संबंध आपको समझना है कि खुशबूदार पौधों की खेती से संबंधित बेसिकली है। ठीक है, अब हम जब शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि जापान के सहयोग से आपका जो कैंपा परियोजना है ना, वो राज्य में संचालित है। तो जो कि आपका वन रोपण आपका हो गया, पौधरोपण हो गया, वन्य जीव आपका जो संरक्षण हो गया, वन्य जीव के प्राकृतिक आवास है उनका संरक्षण हो गया, जो इको टूरिज्म हो गया, जो मृदा और जो जन संरक्षण हो गया, वनों की अग्नि से सुरक्षा हो गया, वन पंचायत को सुदृढ़ीकरण के साथ साथ जो क्या है आपका, जो राज्य में आपका सघन पादप प्रोत्साहन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो आप जब एरोमेटिक फार्मिंग का उल्लेख करोगे, उसमें आपको जो ये कैंपा परियोजना है उसका उल्लेख आपको जरूर करना है, क्योंकि कैंपा परियोजना जो आपका है जापान के सहयोग से चल रही राज्य में। और राज्य में जो आपके ये सारे टॉपिक आपको जो एरियाज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वन्यजीव संरक्षण का हो, मृदा जन संरक्षण का हो, इको टूरिज्म का हो, आग से सुरक्षा हो, वन पंचायत सुदृढ़ीकरण हो, इसके साथ साथ जो राज्य में क्या है, जो पादप सघन जो प्रोत्साहन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण कार्य कौन कर रहा है, कैंपा कर रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जो क्या है, राज्य सरकार ने भी क्या किया है कि 2018 में राज्य सरकार ने अपनी एक एरोमा नीति जारी की। तो आपको एरोमा नीति 2018 की आपको वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, एरोमा नीति जो आपकी 2018 की है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको संबंधित है आपकी। ठीक है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब जब एरोमा नीति की बात की है, ये आपने जान लिया कि जापान के सहयोग चल रहा है, जो बाकी टॉपिक्स के अलावा जो सघन पादप आपको प्रोत्साहन है उसमें आपका सहयोग दे रहा है, महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने जो 18 में अपनी एरोमा नीति है उसको भी घोषित की है। लेकिन जो एरोमा को इसको आपको जो लोकप्रियता की बात, सरकार ने तो जो 18 में आपकी जो एरोमा नीति है उसे घोषित कर लिया था, तो वहाँ तक भी ठीक था। ठीक है, वहाँ तक उतना कुछ खास आपको कार्य देखने को नहीं मिला। आपको जो चर्चा ये कहाँ से आए, चर्चा में कहाँ से आया,
आपको, ठीक है, चर्चा में आपको देखने को तब मिला ये जब 2021 में क्या हुआ कि जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में एक जो है एरोमा को जो आपका आर्थिकी का मुख्य घटक घोषित किया था 2021 में, ठीक है। तब भी आपका चर्चा में आना शुरू हुआ था और जो भारत के सभी राज्यों से क्या किया, इससे प्रोत्साहन देने की आपकी अपील की घोषणा की, ठीक है। इसी के तहत राज्य में क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री जी की तरफ वही घोषणा कर दी कि भाई सभी राज्य इसमें आपका बढ़ चढ़ के काम करेंगे, फिर आपके राज्य स्तर पे आओगे तो राज्य स्तर पे आपकी सरकार ने क्या किया कि 2023 में फिर काशीपुर में देश का पहला एरोमा पार्क स्थापित करने का कार्य आरंभ हुआ। तो समझो चीज़ें ऐसे लिंक होती है, ऐसे नहीं कि हम तो रट्टा या प्रीलिम से पढ़ते हो आप ऐसा रट्टा मारते हो कि एरोमा पार्क वहाँ स्थापित हुआ, ये पार्क वहाँ स्थापित हुआ, तो भाई ये तो वहाँ हुआ, लेकिन होने का रीज़न क्या है, मतलब किस बेस पे आपका पार्क स्थापित हो रहा है। तो रीज़न आपका जो हिस्ट्री आपका बैकग्राउंड का आपका यही आपका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। आरंभ हुआ, 300 करोड़ रुपए का इसमें निवेश हुआ, इसके साथ इसमें प्रारंभ आपका 2023 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब सिडकुल हो गया आपका, जो कैंपा हो गया आपका, जो सुगंध व्यापार संघ आपका न्यू दिल्ली में हो गया, वो हो गया आपका, जो एसेंशियल जो आपका ऑयल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा आपका क्या एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया जा रहा है, कौन सा, एरोमा पार्क जो काशीपुर में आपका किया गया, ठीक है वो। और ऐसे ही जो अनेक आपके एरोमा पार्क हैं वो राज्य में स्थापित किए जाएंगे, ऐसे भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, राज्य में जो एरोमा पार्क आपके हैं, जो एरोमेटिक फार्मिंग है उसको क्या किया गया, उसको एमएसएमई का दर्जा दिया गया, एमएसएमई की श्रेणी ए है उसके रूप में इसे विकसित किया जाएगा। आपका जो है सूक्ष्म लघु एवं जो मध्य उद्योग की श्रेणी ए है उस रूप में इसे क्या है आपका विकसित किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब श्रेणी ए क्या है, श्रेणी बी क्या है, उस तरीके हम जब आगे एमएसएमई पढ़ेंगे, आपका जो उद्योग पढ़ेंगे उससे हम प्रॉपर तरीके से वहाँ समझेंगे, ठीक है। चौथे की बात आती है कि जो एरोमेटिक फार्मिंग आपका है उसके द्वारा जो राज्य को आप जब देखोगे वर्तमान में 150 करोड़ रुपए से अधिक का जो सालाना आपकी आय आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और हजारों की संख्या में आपको जो लोगों को रोजगार भी आपको इसमें प्राप्त हुआ है। 109 आपके एरोमा केंद्रों में आपका जो है जो सगंध पादप है उनका उत्पादन किया जा रहा है। और 122 आपको जो आश्वासन प्लांट है आपके जो है वो राज्य में इसके तहत स्थापित किए गए। ये आपको थोड़ा सा डेटा आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, जब आप एरोमेटिक फार्मिंग अपना आंसर लिखोगे थोड़ा सा अच्छा वो लगेगा, ठीक है। अब आती बात है कि एरोमेटिक फार्मिंग के द्वारा क्या किया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में आपके जो नवीन फसलों की खेती है ना उसको बढ़ावा मिलेगा। जो बंजर, अब इसका फायदा, हम जब फायदे की बात करेंगे कि ये फायदा क्या देगा भाई, कि क्या परिणाम इसमें आपको देखने को मिल सकता है। सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि एरोमेटिक फार्मिंग से आप क्या समझते हो, क्या प्रकार इसमें किए जा रहे हैं, उसके परिणाम क्या देखने को मिल सकते हैं राज्य को, तो आपने ऊपर बता दिया। अंत में आप जो परिणाम लिखोगे, परिणाम लिखोगे, उसमें आपकी जो नवीन फसलों की जब खेती इन क्षेत्रों में होगी तो जो बंजर और जो पड़ती पड़ी जो खेती है, जो क्षेत्र आपके पर्वतीय क्षेत्रों में जो बंजर पड़ गए, पड़ती पड़ गए, उन पर आपका जो है जो लगभग 3 लाख हेक्टेयर जो भूमि है पर्वतीय क्षेत्रों पर, वहाँ आपको पुनः कृषि कार्यक्रम को से जोड़ा जाएगा। तो आप समझ लो कि एक जो 3 लाख हेक्टेयर जो भूमि आपकी बंजर पड़ी हुई है उस पर इन फसलों का आपको उत्पादन किया जाएगा। तो इस पे ही आपको जो पुनः कृषि कार्यक्रम शुरू होंगे तो ये आपका जो बंजर पड़ी भूमि है उसमें आपको थोड़ा सा कि बंजर ना रह के आपका उत्पादन इस पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और राज्य की आपकी जो पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु है इस फार्मिंग के अनुकूल होने से आपका राज्य में पलायन को रोकने में भी इससे सहायता मिल सकती है। एक अतिरिक्त आपका जो रोजगार हम कह सकते हैं अतिरिक्त कृषि के रूप में एक उभर के आ सकता है, ठीक है। पलायन इसमें रुक सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के आप जो एरोमेटिक फार्मिंग के फायदा या परिणाम के रूप में इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या काम किया गया, तो जो विकल्प रहित संकल्प है 2030 का, इसकी अवधारणा अपनाई गई है और निर्धारित किया गया है कि 2030 तक क्या है कि 21,000 हेक्टेयर जो भूमि है उस पर सगंध पादपों का उत्पादन किया जाएगा। तो 2030 तक आपको लक्ष्य याद रखना है कि 21,000 हेक्टेयर भूमि है उस पर सगंध पादपों का उत्पादन किया जाना है। और जो मोस्ट प्रमुख आपको जो ऐड करना है वो आपका जो घाटियाँ आपकी जो विकसित की जा रही है एरोमा उद्योग के लिए, ठीक है। तो एरोमा उद्योग की जो कच्ची सामग्री है उसको उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाए, राज्य में 6 एरोमा जो घाटी है उसको विकसित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको याद कर लेना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पहला आपका जो डेमस्क रोज वैली आपका हो गया, ठीक है, ये चमोली में आपका हुआ। फिर दूसरा आपका तिमुर वैली हो जाएगा, इसमें पिथौरागढ़ में आपको हो जाएगा। लेमन ग्रास आपकी जो वैली है वो आपका पौड़ी में देखने को मिलेगी। जो आपकी मिंट वैली है आपका यूएस नगर में देखने को मिलेगी। लेमन ग्रास प्लस जो मिंट वैली है आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी। और जो दालचीनी प्लस जो आपका सुरई वैली है वो आपका देखने को मिलेगी चंपावत और नैनीताल में। तो ये 6 एरोमा जो घाटी है आपकी, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इनका उल्लेख अपने आपको आंसर एरोमेटिक फार्मिंग वाले टॉपिक में आपको करना है, ठीक है। और आपको हम देखेंगे तो एरोमा फार्मिंग को जो आपको है लेवेंडा या बैंगनी क्रांति के नाम से लोकप्रिय भी बनाया जा रहा है, इसको भी अपने आंसर में थोड़ा उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरोमेटिक फार्मिंग का टॉपिक, ठीक है। तो एरोमेटिक फार्मिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, किस किस चीज़ों का उत्पादन इस पर किया जाता है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, कितने एरोमा घाटी इसमें बनाई गई है। तो ये प्रॉपर आपका एरोमेटिक फार्मिंग का आंसर है। इस तरीके से आपको अपना आंसर तैयार करना है, ठीक है। तो एरोमेटिक फार्मिंग आपका हो गया यहाँ पे।
अब सिलेबस में हम तो देख लेते हैं, सिलेबस में कुछ अलग से अगर उल्लेख तो कहीं पे होगा इसका में भी। औषधीय पादप है, औद्यानिकी है, मन उत्पादन, ठीक है, चलो ठीक है, वो छोड़ो आप, ठीक है, हम पहले से निपटा देते हैं तब उसके बाद देखेंगे सिलेबस को। अब ये आपका जो शुरू हुआ वो आपका है उत्तराखंड में जो जैविक कृषि अधिनियम है, जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि अधिनियम हम कह सकते हैं 2019 का, उस संबंध यानी कि जैविक कृषि है ना आपकी, जो कृषि में जो उत्पादन आपका होगा, जो प्रयोग चीज़ों का, वो जैविक चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। तो बेसिकली जैविक कृषि का आपको इससे संबंध आपको समझना है, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो जैविक खेती जब बात करते हैं तो मतलब जब अगर पूछा जाए जैविक कृषि को लेकर कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हो, राज्य सरकार के द्वारा इसमें क्या प्रयास किए गए हैं इसके संवर्धन के लिए, तो जैविक कृषि आपको सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, कितना, जैविक कृषि यानी कि जो कृषि में उपयुक्त जो आपके रसायन होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, तो रासायनिक और जो कीटनाशक है उनको हटा के उनकी जगह पे क्या है आपको, जो आपके जैविक उर्वरक हैं, जो जैविक बीज आपके हो गए, जो आपके परंपरागत आपके जो जैविक आपके तरीके हो गए, जैविक खाद वगैरह हो गया, इन सब का उपयोग करना ही क्या है, जैविक कृषि आपका कहलाता है, ठीक है। तो इतना ही आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस क्यों है इस टॉपिक का, क्यों है, वर्तमान समय आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, किस तरीके से आपको जो रसायन इन सब चीज़ों को जो आपका जो हमारी जो भूमि है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी दूषित हो रही है, कितने उसमें केमिकल जा रहे हैं। तो वर्तमान जो चैलेंजेस आपके वर्तमान समय में देखोगे तो क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, जो कुछ चीज़ें आप देख रहे हो प्रदूषण वगैरह सबको आगे, तो फिर एक कदम माना जाता है कि भाई किस तरीके से हमें जो वापस आपका जो जैविक खेती है, जो जैविक कृषि है, उसमें हमें जाना चाहिए। उससे आपका जो फायदा क्या होगा, किस तरीके से प्रदूषण आपका जो कम होगा, पर्यावरण किस तरह से कितना सुरक्षित रहेगा, ठीक है, उत्पादन आपका किस तरीके से शुद्ध होगा, अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको जैविक कृषि थोड़ा चर्चा में बनी रहती है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो राज्य है वो तो आपको पहले से परंपरागत इसमें चीज़ें उपयुक्त होती रहती है। आपको पता है वो गाँव में जब क्या करते हैं कि आपका जो राख वगैरह हो गई, जो गोबर वगैरह हो गया, वो हम पहले से डालते रहते थे अपने खेतों में, अभी भी डालते हैं, ठीक है। तो जैविक कृषि तो मतलब प्रॉपर तरीके से अब हम मतलब सरकार के द्वारा उसमें कदम उठाया जा रहा है, मतलब अगर हम देखते हैं तक योजना का तो नीतिगत रूप से। लेकिन आपको पता ही है उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है आपके, उसमें हम बचपन से हम चीज़ों को देखते हुए आए हैं कि खेत में गोबर डाल दिया, आपके जो पत्ते हैं वो डाल दिए, नीम के पत्ते वगैरह वो डाल दिए, उसके अलावा जो राख, चूल्हे की राख वगैरह हो गई वो डाल दी। तो मतलब उत्तराखंड का जो एक राज्य रहा है ना, उसका इतिहास जो रहा है आपका, वो पहले से आपका जैविक कृषि को लेकर रहा है। तो इस वजह से आपको जो जैविक कृषि का जो अधिनियम है, जैविक कृषि जो आपका, वो थोड़ा सा आपका उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ा सा बन जाती है, अच्छी हो जाती है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास किए गए। अब ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि शुरुआत किस तरीके से हुई, जैविक कृषि अधिनियम इसमें क्या क्या है, किस तरीके से आपको शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। तो 2000 जब हम 16 की बात करते हैं तो 16 में क्या किया, एक शासनादेश पारित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, सिक्किम में एक शासनादेश पारित हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया कि जो उत्तराखंड को, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ आपको, 16 में एक शासनादेश पारित किया, किसने, आपका राज्य सरकार ने, उत्तराखंड के, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, शासनादेश पारित किया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यार देखो मैं थोड़ा कन्फ्यूज होता है यहाँ पे, तो मैंने वीडियो पॉज कर ली, कंफर्म कर लिया, मैं नहीं चाहता था कि आपको गलत चीज़ें बता दूँ। तो बात ये होना चाहिए कि मुझे नहीं पता सारी चीज़ें, मतलब फैक्ट मुझे याद नहीं है प्रॉपर तरीके से, बहुत सारे फैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे तरीका पता है, तो उसी तरीका को शेयर करता हूँ आपको, ज़्यादा फैक्ट आपको याद होगा मुझसे, अच्छी बात है। तो इस चीज़ का कभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत पूरा ज्ञान से भरा हुआ सागर है, जितना मुझे पता है, जो इतना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, मैं उतना आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि 16 चौथों को लेकर सिक्किम को लेकर, तो थोड़ा मैंने कंफर्म कर लिया, ठीक है। गलत जानकारी देने से बढ़िया आपको सही जानकारी थोड़ा सा रुक के दूंगा, ठीक है। तो बात यह है कि 2016 में क्या होता है कि शासनादेश पारित करता है सिक्किम, और खुद को एक जैविक जो राज्य है उसके रूप में घोषित करता है, ठीक है। और जब ये घोषित करता है तो उसका इम्पैक्ट जो क्या पड़ता है, उत्तराखंड सरकार पर पड़ता है। उत्तराखंड सरकार इससे फिर एक प्रेरणा लेता है कि भाई सिक्किम ने ऐसा कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो आपका शासनादेश उत्तराखंड सरकार जब देखता है तो उत्तराखंड को क्या मिलता है, आपको पुनर्जागरण की इसमें अवस्था का एहसास होता है। पुनर्जागरण में से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही क्या है, उत्तराखंड में एक परंपरागत कृषि जो आपकी है वो आधारित रही है, कृषि जो जैविक आधार पे। तो उत्तराखंड की जब परंपरागत कृषि आपकी जो आधारित रही थी किस पे, गोबर खाद हम देखते हो, जैविक बीज हम देखते हैं, राख वगैरह हम देखते हैं, तो इस पर हम पहले से हम चले आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही सिक्किम में इस पर काम किया हुआ 16 में, तो उत्तराखंड सरकार के अंदर प्रेरणा आई, एक पुनर्जागरण हुआ इस चीज़ को लेकर, हमें इसमें और अच्छा काम करना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। और तब फिर आप जब देखते हो तब आप में उत्तराखंड में इस क्षेत्र को लेकर, इस कृषि को लेकर ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू हुआ, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि 1.25 लाख हेक्टेयर आप देखोगे तो 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उत्तराखंड में, उसमें जैविक खेती हो रही है। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। उत्तराखंड में आप देखोगे तो 10 जैविक ब्लॉक घोषित किए गए हैं। मुनस्यारी जो ब्लॉक था आपका पिथौरागढ़ का, वो प्रथम जैविक ब्लॉक बना आपका, ये आपको याद रखना है। जैविक जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है उसे अपनाई जाएगी भाई, और जो सरकारी स्तर पर आपके मार्केटिंग की जाएगी जैविक उत्पादों हेतु, इसका प्रावधान है इसमें। जैविक उत्तराखंड जो ब्रांड है उसके नाम से ब्रांडिंग की जाएगी, ये आपको जानते रहना है। हिमालय आपका जो गोट हो गया ना आपका, उसके नाम से जो उच्च हिमालय आपका जो जिला है उत्तरकाशी आदि है, वहाँ में जो बकरी की जो मीट है आपका जो, उसे हाईलाइट कर रहे हैं हिमालय गोट के नाम से। और जो हर जैविक फसल पर आपका जो है सरकार क्या कर रहा है, किसानों को बीमा कवर भी दे रही है। ठीक है, बीमा कवर भी देगी। ठीक है, और साथ साथ क्या कर रहा है दूसरा, उस पर आपको जो अनिवार्य रूप से आपकी एमएसपी भी उपलब्ध करवा रही है जो जैविक फसल है आपका। ठीक है, सरकार निवेश हेतु भी क्या है कि निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रही है इस क्षेत्र को लेकर, इस जैविक कृषि के संबंध में। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मेट आप देख लो। तो राज्य सरकार को आपको पता है कि इसकी प्रेरणा सिक्किम से मिली, क्योंकि 2016 में सिक्किम ने क्या किया, एक जैविक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो तो उत्तराखंड की परंपरागत जो कृषि पद्धति रही है वो पहले से आपकी जैविक कृषि पर ही आधारित रही है। अतः जैविक कृषि की पद्धति दशाएं आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है, और संस्कृति जो है आपकी वो राज्य में आपके परंपरागत रूप से ही विद्यमान थी। ठीक है, और वर्तमान में जब देखते हो आप, तो वर्तमान में आप देखोगे वर्तमान में राज्य में 1.25 जो आप 2-5 लाख हेक्टेयर उस पर आपकी जैविक कृषि हो रही है। और उत्तराखंड जो जैविक कृषि अधिनियम आपका है उसमें फिर ये बातें निर्धारित किया गया है। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम, जो जैविक कृषि अधिनियम उसमें क्या क्या बातें बोली गई है। तो इसमें बोला गया है कि जो जैविक उत्पाद हैं उनका प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है जो उसको अंतर्गत लाया जाएगा, और जो जैविक सर्टिफिकेट है आपको वो भी आपको वितरित किए जाएंगे। ठीक है, राज्य के जो जैविक उत्पाद हैं उनको जैविक उत्पाद के ब्रांड के नाम से आपका, जो जैविक उत्तराखंड ब्रांड के नाम से आपका बिक्री की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी और ब्रांडिंग की जाएगी। निर्धारित किया गया कि हर जैविक उत्पाद जो आपका है उसको एमएसपी के अधीन लाया जाएगा, तथा जैविक खेती में आपके जो संलग्न किसान हैं तथा उनकी जो फसलें हैं उनको बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा, ये आपको जानते रहना है। जैविक खेती के विकास के लिए क्या है, आपका जो जैव निवेश है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये आपको जानते रहना है। ठीक है, सरकार की भूमिका आपकी जो इसमें होगी वो सुविधा प्रदाता के रूप में होगी, जबकि बड़े किसान और जो निजी क्षेत्र है उनको मुख्य निवेशक के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये आपको जानते रहना है। जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती के जो किसानों हेतु क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका वो भी प्रारंभ किया गया है, वो भी प्रारंभ किया जाएगा, उनका आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो विशेषज्ञ हो गए उनके द्वारा समय समय पर संगोष्ठी का उत्पादन क्या संगोष्ठी की जाएगी, उनका सम्मेलन बुलाया जाएगा। उन सम्मेलन के माध्यम से क्या होगा, इसके महत्व को भी प्रचारित किया जाएगा। इन सब बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। मंडी परिषद की जो बात है, मंडी परिषद में भी क्या है, जैविक उत्पादों की खरीद हेतु क्या है, एक कॉर्पस फंड आपका जो है, रिवॉल्विंग फंड हम कह सकते हैं, उसको निर्मित किया जाएगा, और उसके माध्यम से जैविक उत्पादों को आपका क्रय किया जाएगा ताकि उन्हें एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और उत्तराखंड में जो आप देखोगे, उत्तराखंड का जो ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड है आपका, उत्तराखंड जैविक उत्पादक हम समझते हैं, तो उसका भी गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, जो सीमांत किसान है, ठीक है, उनको जैविक कृषि हेतु सुविधा देंगे, प्रोत्साहन वगैरह प्रदान करेगा कौन, जो उत्तराखंड का ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो कीटनाशक आपके हो गए, खरपतनाशी पदार्थ हो गए, खाद हो गए, पशु उपचार हो गई, दवाइयाँ हो गई, पशु चारा वगैरह हो गया, इन सब की बिक्री को जो आपका है एक नए सिरे से, नए सिस्टमेटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आपका जो है रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सर क्या, जैविक अधिनियम 2019 का। ठीक है, तो नोट्स मैंने कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो कृषि नीति हमने देख लिया, आपका जो जैविक अधिनियम आपका 2019 का हमने वो देख लिया, और जो एरोमेटिक फार्मिंग है आपकी वो भी हमने देख ली आपकी। ठीक है, तो 3 टॉपिक जो बेसिकली आपके जो 3 टॉपिक हैं वो हमने बेसिकली देख ली, जो कृषि से आपके लिंक है आपके, जो आपको कृषि को लेके आपके राज्य सवाल बन सकता है। ठीक है, एक अगला टॉपिक आपका जो मिलेट किसान योजना है आपका, मिलेट मिशन योजना, इसे भी आप यहीं पे ही देख लो। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में मिलेट मिशन योजना किस संदर्भ में आपका काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी हम देखेंगे अगर, तो क्लास मे बी 25-30 मिनट हो गया होगा, हाँ 25 है, वो कमी है। तो आराम से इस टॉपिक को हम देखते हैं, मिलेट मिशन योजना आपका जो टॉपिक है इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं अपना। उसके बाद हम जो हॉर्टिकल्चर वाला जो सेगमेंट है आपका, हॉर्टिकल्चर वाला आपका ये कहाँ पे, हाँ उद्यानिकी आपका जो है फिर, हाँ ये सिंचाई वगैरह जो पशु आपका जो है उद्यानिकी पशुपालन वगैरह, इसको फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ मैं चाहता हूँ कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं मुख्य मेंस के पर्सपेक्टिव वो आपके सिस्टमेटिक ढंग से आपके जब जिस कृषि पढ़ रहे तो उसी के अंदर आपको जो पूरा कवरअप हो जाए। ठीक है, तो कहाँ गए, ठीक है,
उत्तराखंड पेपर 2 हम देखते हैं। एक मिनट, बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, तो जब ये हम बात करेंगे किसका, आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य मिलेट मिशन योजना, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है यार। खुल जा भाई, एक मिनट तो पॉज कर लेता हूँ वीडियो में। ठीक है, अब ठीक है, तो अगला टॉपिक हम जो देखने वाले हैं आपका है कि जो उत्तराखंड राज्य मिलेट मिशन योजना है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, किस तरीके से आपका एग्जाम के लिए सवाल बन सकते हैं, कितना ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके सवाल चांसेस हैं बनने के मुख्य परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि आपका करंट का टॉपिक है, ठीक है, चर्चा में है, उत्तराखंड के जो मुख्य फसलें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चर्चा में आपका जो 2023 में आपको देखने को मिलता है, आपने 2023 से आपको राज्य मिलेट मिशन योजना का रूप में आपको देखने को मिला, लेकिन इसकी शुरुआत जो आपको देखने को मिलती है तो राष्ट्रीय मिलेट मिशन जब योजना 2007 में हो गई थी, वहाँ से इसका लिंक बैठता है। ठीक है, हालांकि 2023 में थोड़ा चर्चा में आया था, तब से इसे थोड़ा सा हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, अब अन्नश्री योजना के नाम से हाईलाइट किया गया 2023 में। 2023 में इसी वजह से क्या कि आपको जो 23 का वर्ष था उसे अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष था उससे घोषित किया गया, और केंद्र से आपको जो प्रेरणा मिली है उत्तराखंड को इस संबंध में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी है। अब जो उत्तराखंड राज्य मिलेट मिशन योजना है ये क्या है भाई, तो जो राष्ट्रीय आपकी जो मिलेट मिशन योजना है आपका 2007 की, उसमें भारत सरकार द्वारा क्या वो आरंभ किया गया था, परंतु क्या हुआ कि इसे 2018 में आपका जो है, इससे जो है मिलेट्स को जो आपका है भारत सरकार द्वारा एक पोषक अनाज आपका घोषित किया गया। जब 2018 में सरकार द्वारा इसे पोषक अनाज घोषित किया गया मिलेट्स को, ठीक है, और किसानों को जो है इसके लिए राज्य स्तर पर आपका जो है प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किए गए, तब इसमें ये धीरे धीरे आपका चर्चा में आना शुरू हुआ। ठीक है, 2023 में आप देखोगे तो भारत सरकार ने क्या किया कि जो अन्नश्री योजना है उसका शुभारंभ करके जो मिलेट उत्पादन था उसको फिर क्या किया कि राष्ट्रीय नीति का आपका अंग घोषित किया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि 2023 में भारत सरकार ने अन्नश्री योजना का शुभारंभ किया, उसमें फिर आपका जो मिलेट्स उत्पादन था उसको आपको जो राष्ट्रीय नीति का आपका अंग घोषित किया। और इसकी जो प्रासंगिकता आप देखोगे, इसकी प्रासंगिकता आपकी इसी बात में आपको देखने को मिलेगी कि 2023 में आपका क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष जो आपका है पोषक वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष आपका घोषित किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मिलेट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कितना इंपॉर्टेंस बना हुआ है। ठीक है, अब इसी क्रम में आपका जो क्या किया राज्य सरकार ने, उत्तराखंड ने क्या किया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा भी अपनी जो मिलेट मिशन योजना थी उसका आरंभ किया गया। ठीक है, अब वो क्या योजना थी, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अब इसके तहत क्या प्रारंभ किया गया, इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें ये बोला गया कि इसे आपका जो मिलेट्स है इसे आपको एक जो योजना थी आपका एक मूल्य संवर्धन योजना बनाई गई, यानी जो मिलेट उत्पादक हैं उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा इसमें क्या बोला गया कि जो मूल्य संवर्धन प्रणाली है उसको घोषित किया गया भाई। ठीक है, अर्थात जो मिलेट्स हैं उनको खाद्य प्रसंस्करण में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और तय किया गया कि जो सार्वजनिक की वितरण प्रणाली, जो पीडीए सिस्टम हो गया आपका, जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम हो गए, जो आपके बाल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, तो इनके माध्यम से आपका जो क्या है जो मोटे अनाज आपके हो गए, जो मिलेट्स हो गया, उनके वितरण को जो है सुनिश्चित किया जाएगा। पीडीएस में भी किया जाएगा, आंगनवाड़ी कार्यक्रम में किया जाएगा, बाल विकास कार्यक्रमों के द्वारा, और जो सहकारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से मोटे अनाज जो मिलेट्स हैं उनको वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा। तय किया गया कि जो अंत्योदय आपका राशन कार्ड है, तो अंत्योदय वाले राशन कार्ड पर क्या है आपका कि 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपका जो है मंडवे को आवंटित किया जाएगा उत्तराखंड की जनता को। और मिड डे मील योजना में आप देखोगे तो झंगोरे को आवंटित किया जाएगा मिड डे मील में। और सहकारी समिति क्या करेगी, ये थोड़ा सा जानते हैं आपको, सहकारी समिति आपके 78 रुपये किलो की दर से आपका क्या करेगा, किसानों से मंडवे की खरीद करेगा। अभी थोड़ा प्री का इफेक्ट है आपका, और मेंस में भी आप इस लाइन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जानते रहना है। चौथा, जब मिलेट मिशन आपका जो है राज्य में किसानों की आय आपको जो है उसको दोगुना करने के लिए राज्य में जो जैविक खेती है और राज्य में जो परंपरागत जो फसल है उनके उत्पादन की ओर उन्मुख आपका होगा और कृषि की विविधता की रक्षा करेगा। समझो, तो मिलेट मिशन की प्रासंगिकता इसमें है कि राज्य में किसान की आय जो दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 2018 में, राज्य में जैविक कृषि का जो प्रावधान है, जो राज्य में परंपरागत फसलों का उत्पादन है, उन सब की ओर उन्मुख होगा, और जो कृषि की आपकी विविधता है उसकी रक्षा करेगा कौन, किसान। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अगला है जो एफपीओ है, तो एफपीओ क्या है भाई, जो फार्मर आपका जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो किसान उत्पादक संगठन है,
ठीक है। इसका गठन किया जाएगा और गठन करके आपका जो है स्थानीय स्तर पर आपका जो है मिलेट्स उत्पादक हैं उनके सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्थानीय आपके जो क्षेत्रीय स्तर पे जो आपके मिलेट्स उत्पादक हैं, जो मिलेट्स किसान हैं, उनको वो सौदेबाजी जो उनकी होती है, जो आपका जो मोल भाव कर सके, उनकी शक्ति को मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, इस संगठन के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो किसानों के ऐसे ही संगठन आपके जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गठित किए जाएंगे। ठीक है, यह योजना आपकी जो है 2023 से 2027 तक आप देखोगे तो 5 वर्षों तक के लिए लागू है फिलहाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 5 वर्षों के लिए लागू है। और राज्य सरकार ने क्या किया है कि बजट में 73 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था इस योजना के लिए। ठीक है, अब 73 करोड़ में आप देखोगे तो 53 करोड़ जो आपके कृषि विभाग के माध्यम से और 20 करोड़ आपका जो है सहकारी समितियों को लोन हेतु आपका जो क्या किया गया, इसका आपका व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब राज्य में आप जब देखोगे तो मिलेट्स उत्पादन के लिए आपका जो भौगोलिक तथा जो जलवायुगत आपकी दशाएं हैं, जो काश्तकारों का व्यवहार है, वो सभी आपका मिलेट्स खाद्यान्न के अनुरूप आपको देखने को तो मिलता है। किंतु आप जब देखोगे विगत वर्षों में जो आपके मिलेट की खपत में आपकी कमी आई है। ठीक है, अब हालांकि राज्य में आपको जो भौगोलिक दशाएं आपको मिलती है, जो जलवायुगत दशाएं आपकी हैं, जो आपके काश्तकार वगैरह हैं, उनका जो व्यवहार आपका है वो सब अनुरूप है किसके, मिलेट्स उत्पादन के। फिर भी क्या हुआ कि जो विगत कुछ वर्षों में आप देखोगे तो जो मिलेट की खपत है तो उसमें जो आपको कमी आई है, इसके 3 प्रमुख कारण क्या है हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला कारण आपको देखने को मिलता है जो चावल और जो गेहूं है। ठीक है, एक तो उनकी सहज और सरल उपलब्धता मिल जाती है जनता को, एक कारण इसका ये बना हुआ है। आरंभिक स्तर पर आप देखोगे तो मोटे अनाजों के उत्पादन में आपको जो जटिल श्रम जो साध्यता होती है उसका होना भी एक महत्वपूर्ण इसमें एक कारण बना हुआ है। राज्य में जो बढ़ती पलायन की प्रवृत्ति है ना, उसके साथ ही आपकी जागरूकता की कमी है। और मिलेट्स में जो पाए जाने वाले आपके जो एंटी ऑक्सीडेंट आपके तथा जो पोषक तत्व आपके हैं, उनके प्रति में भी आपके अल्प ज्ञान है। यानी कि राज्य की जो जनता है, जो बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनको जो ज्ञान मतलब उनको जो पता होना चाहिए मिलेट्स के कि कितने पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये मानव शरीर के लिए उनके पोषण के रूप में, तो उसके संबंधित भी आपका अल्प ज्ञान थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो इसका रीज़न वही है भाई कि इसकी ब्रांडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, इसका आपको प्रमोशन अच्छे से नहीं हुआ है राज्य स्तर पर या जगह जगह क्षेत्रीय स्तर पर, स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर। इसका क्या है, जितना ज़्यादा प्रमोशन करोगे, जितना आपको जागरूकता फैलाओगे इस चीज़ को लेकर, तब ज़्यादा आप जनता जो है, जनमानस आपका जो क्या होगा, इसके प्रति आपका जागरूक होगा। ठीक है, तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं, इनके परिस्थितियों की नज़र आपको मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने क्या किया है कि इसे मिशन मोड योजना बनाया है और इसके माध्यम से आपको मिशन मोड योजना बनाकर इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, अब ये था आपका भाई कि जो आपका मिलेट मिशन योजना था आपका, वो हमने इसमें देखने की कोशिश की। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा आपका ये मिलेट मिशन आपका जो योजना था, इसको ये देखा हमने। इसके अलावा हमने आपका जो जैविक कृषि अधिनियम 2019 का वो देखा। इसके साथ साथ आपका जो तीसरा आपका जो एरोमेटिक फार्मिंग है आपका वो देखा हमने। ठीक है, कृषि नीति हमने देखी 18 की। हाँ, 19 का हमने कृषि अधिनियम देखा जैविक वाला, जो एरोमेटिक फार्मिंग हमने वो देखी। और आपका हमने चौथा पॉइंट आपका क्या देखा था, आपका ये मिलेट वाला। ठीक है, मिलेट मिशन योजना जो उत्तराखंड की वो देखा। तो 4 चीज़ें हमने देख ली है और ये आज के लिए आपका सफिशियंट है मेंस के लिए। ठीक है, क्लासेस को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ मैं, ताकि बच्चों को बोरियत ना लगे। ठीक है, 33-35 मिनट हो रहा है, मैं चाहता तो अभी क्लास को 1 घंटे के खींच लेता, बट बच्चे पूरा देख नहीं पाओगे आप, फिर आप बोर हो जाओगे। तो 4 टॉपिक आपके बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसे हम आज इतना ही रोकते हैं आपका। ठीक है, जो आपका 4 क्लास आपकी हो गई है। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो औद्यानिकी वाला हो गया, आपका जो पशुपालन आपका हो जाएगा, सिंचाई वाला आपका ये तीनों पॉइंट हो जाएगा। उद्योग थोड़ा सा बड़ा है तो उद्योग वाले को एक अलग क्लास आपकी लगेगी। पर्यटन पे आपकी एक क्लास प्रॉपर लगेगी। एक क्लास आपकी परिवहन, सड़क, रेल, वायु, जल विद्युत परियोजनाएं, आपको जो है जलीय संकट आपका समाधान इस पे होगी। ठीक है, और एक क्लास हम लेंगे आपका जनसंख्या का वृद्धि दर, घनत्व, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवसन, ये सब हमको समाधान। और फिर एक क्लास आपके लगेगी लास्ट, जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, आपके नगरीकरण की समस्या वगैरह हो गई, जो जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक, इसमें लगेगी। मतलब 3-4 क्लास आप मान के लेके चलो कि अभी और लगने वाली है आपकी भूगोल को लेकर। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि कोई टॉपिक अभी छूट जाए। आपके सारे टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सब आपका कमांड उन पर बनी रहे, सब उनसे आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, तो बाकी क्लास हम ही रोकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें आप समझ आई होगी। आप क्लास अगर आपको वही अगर अच्छी लगती है, क्लास आपको कुछ हेल्प मिल रही है, अगर जरा सा भी आपको सीखने का मौका इस क्लास से मिल रहा है, तो वीडियोस को आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और ज़रूर आपको वीडियो
वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको कल सुबह आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उत्तराखंड फर्स्ट पेपर की। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, ध्यान रखिए अपना। जल्दी मिलते हैं कल सुबह। बाय।